कोरोना काल में हुए पत्रकार जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों को राहत राशि दी जा रही है। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है कि जो आर्थिक सहयोग की राशि का चेक आपको वितरित किया जाएगा, पहले उसे संपन्न कराया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री रजत शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो वितरित करें। मैं इन सभी लोगों के नाम दे रही हूं। हमारे परिवार के ही आत्मीयजन गरिमा कुलश्रेष्ठ, उर्मिला चतुर्वेदी, चमन निगम, जुबैदा खातून और राधा अग्रवाल क्रमबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर मंच पर आ जाएं। गरिमा कुलश्रेष्ठ जी, हिंदी दैनिक जागरण के प्रतिनिधि श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच नहीं हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्य। ये चेक नहीं है, ये विश्वास है कि हम आपके साथ हैं। उर्मिला चतुर्वेदी, दैनिक जागरण के श्री राकेश चतुर्वेदी जी जो दिवंगत हो गए, उनके लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि का ये चेक। अंग्रेजी दैनिक द पायनियर के श्री अंजनी कुमार निगम जी जो अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार के जन चमन निगम जी। उर्दू दैनिक प्रिंस न्यूज़ के शफीकुर रहमान साहब अब हमारे बीच नहीं, उनके परिवार की सदस्य जुबैदा खातून साहिबा। वास्तव में राशि कितनी है? 10 लाख राशि। इसका महत्व नहीं, एक संवेदनशील आश्वासन और विश्वास है कि आपके सपनों को पूरा करने में हम आपके साथ हैं। दैनिक जागरण के स्वर्गीय श्री मुन्ना लाल जी के परिवारजन राधा अग्रवाल, स्पष्ट आवाज की श्याम लला सिंह जी के परिवार की राष्ट्रीय। लखनऊ से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो कोरोना काल के दौरान पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिजनों को राहत राशि दी जा रही है। और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि मृतक पत्रकारों के आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को राहत राशि दी जा रही है। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 लाख रुपए का ये चेक सिर्फ धनराशि नहीं, जहां कोरोना में मृत पत्रकारों के आश्रितों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सीएम योगी ने 10-10 लाख का चेक दिया है। मानव जगत के स्वर्गीय लखनऊ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चेक देते हुए नजर आ रहे हैं। जिन पत्रकारों ने कोरोना काल के समय अपनी जान गंवा दी, उन पत्रकारों के परिजनों को राहत राशि दी जा रही है। 10-10 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। दैनिक मैसेज ब्यूरो के शैलेंद्री कटियार जी के परिवारजन श्री राम कुमार सिंह जी, दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मदद राशि दी जा रही है। हम आपके साथ हैं, हम आपकी उम्मीद बनना चाहते हैं, आपके हृदय का साहस बनना चाहते हैं और उसी का प्रतीक है ये 10 लाख रुपए की धनराशि। कोरोना में मृत मित्र जिन पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना काल के समय, उन पत्रकारों के परिजनों को राहत राशि दी जा रही है। बता दें कि पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राहत राशि दी जा रही है। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राहत राशि देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
10-10 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। ये 2020 पत्रकारों के आश्रितों को राहत राशि दी जा रही है। 2021 में जो लोग दिवंगत हुए उनके परिवार के सदस्य, हिंदी साप्ताहिक ऑफ बीट के प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार की सदस्य अंशु श्रीवास्तव जी। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये एक पत्रकारों सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक दीप रानी जी, सम्मानीय श्री रजत शर्मा जी, समारोह में यहां पर उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों और दिवंगत पत्रकारों से जुड़े हुए हमारे उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं माननीय श्री रजत शर्मा जी का, जिन्होंने आज का अपना समय प्रदेश की राजधानी में आज के इस समारोह के लिए हमें उपलब्ध कराया है। हम सबके लिए यह एक ऐसा क्षण है जब मीडिया जगत से जुड़े हुए उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति जिन्होंने कोरोना कालखंड में समाज के लिए अपनी लेखनी को चलाते चलाते अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें, श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें और परिवारजनों के प्रति एक संबल बन करके उन सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी संवेदना के 2 शब्द कह सकें। आज का इस समारोह इसी बात को लेकर के यहां पर आयोजित हुआ है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है और इसमें कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश या कोई एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं और उसमें हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तबके के पास अपने अपने लिए सुरक्षा कवच भी है, लेकिन मीडिया से जुड़ा हुआ तबका अगर वह फ्रीक्वेंट आवागमन नहीं करेगा तो समाचारों का कलेक्शन उस रूप में नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब पहले बचाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, प्रारंभ में पहली लहर के दौरान हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, कोटा में और अन्य स्थानों पर जो छात्र
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम रहा हो। ये सभी बातें हमारे संज्ञान में तब आती थी जब, क्योंकि एक आम नागरिक तो सामान्य रूप से भयभीत सा था। उसके मन में एक अदृश्य आशंका सी जन्म ले रही थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उसी बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मीडिया से मिलने वाली कुछ ऐसे समाचार जिनके माध्यम से जो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते थे और फिर उसके अनुरूप हमें रणनीति बनाने में मदद भी करते थे कि नहीं, हमें तत्काल इन लोगों के लिए सहायता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और वह कार्यक्रम चलते चलते जब पहली लहर को हम लोगों ने एक प्रकार से नियंत्रित सा कर दिया, इसी दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ और मैं आभारी हूं सम्मानीय श्री रजत शर्मा जी का, जिन्होंने इस बात को कहा कि वैक्सीनेशन के स्पेशल ड्राइव चल रहे हैं। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से प्रारंभ हो चुके हैं। हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का। अगर मीडिया के लिए भी इस प्रकार की कोई स्पेशल ड्राइव चल सके तो क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना वॉरियर्स को भी हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार उसके अनुरूप रणनीति भी बना रही है। लेकिन यह लोकतंत्र का जो एक सजग प्रहरी के रूप में मीडिया जगत से जुड़े हुए जो बंधुगण कार्य कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। न पीपी किट है, बहुत सारी जगह ग्लव्स भी नहीं हैं, मास्क का भी कभी कभी अभाव देखने को मिलता है। हर एक घटना या हर एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद सैनिटाइजर मिलेगा ही, इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। क्या वैक्सीनेशन का स्पेशल बूथ मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं के लिए स्थापित हो सकते हैं? और मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग चाहेंगे कि नोएडा और लखनऊ में 2 बूथ प्रारंभ हों तो अच्छा रहेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 25,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन इन दोनों बूथों पर उपलब्ध करवाने में, केवल इन 2 बूथों पर, बाकी तो बाद में हर जनपद में हम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ में चले हुए इन 2 बूथ से जो सहायता वहां पर प्रारंभ मिली। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन था, अमूमन उसमें माना जाता था कि 10 लोगों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन उसमें क्षमता क्या होती थी? 11 लोगों की वैक्सीन देने की क्षमता होती थी। एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में मुझसे पूछा कि आखिर वैक्सीन का वेस्टेज कितना है यूपी में। मैंने कहा प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा था, अब घटते घटते हम उसको 2 तक लेके आ गए हैं और हमारा प्रयास है हम इसको और भी नीचे कर लें। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन है, इसमें एक वायल में 10 लोगों को आप वैक्सीन लगाते होंगे, लेकिन इसमें 11 लोगों के लिए वैक्सीन होता है। एक व्यक्ति का वैक्सीन इसमें फिर भी वेस्ट होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा मालूम मुझे जानकारी में नहीं, आप पहली बार मेरी जानकारी में आ रहा है। लेकिन मैं उसी दिन फिर सूचना भवन में गया था और जहां पर मीडिया के लिए स्पेशल बूथ बना हुआ था, तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा कितने लोगों को वैक्सीन लग रहा है? तो मुझे बताया गया कि एक वायल में हम 11 लोगों को वैक्सीन यहां पर दे रहे हैं। यानी मीडिया ने ही वहां पर भी रास्ता दिखाया कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि वास्तव में 11 लोगों का वैक्सीन है तो 11 लोगों को लगे, एक जो हम अभी भी उसको वेस्ट कर देते थे वह भी वेस्ट न हो। और यह हमें यहां देखने को मिला था, क्योंकि वैक्सीन आज भी जरूरत है और व्यापक पैमाने पे, क्योंकि सुरक्षा का कवच यही वैक्सीन दे सकता है। इसने दिया भी।
वैक्सीन लेने के बाद कतिपय लोगों में संक्रमण देखने को मिला, लेकिन वह माइल्ड था, बहुत माइल्ड था और अलक्षण युक्त था। बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने में, कल्पना करें कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव जितनी तीव्र थी, अगर हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स वैक्सीनेट नहीं हुए होते, क्या दृश्य होता, किस प्रकार की स्थितियां होती। लेकिन उस संकट और चुनौती के बीच से ही रास्ता निकालना था, और उस संकट और चुनौती के बीच से रास्ता निकालते निकालते हर एक तबके से संवाद बनाते बनाते एक अभियान चला, और इस अभियान का क्रम आज इस रूप में हमारे सामने है कि हम लोग, आप लोगों ने संकट के इस समय में सरकार के सामने तथ्यों को रखने, सही समाचार को पहुंचाने में मदद की, सरकार को उसके अनुरूप रणनीति बनाने में मदद मिली। आज कोरोना लगभग नियंत्रण के नजदीक हम लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कब कोरोना किस रूप में आ जाए। जब तक वह इस धरती पर है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोरोना के इस कालखंड में बहुत सारी चीजें देश के अंदर, दुनिया के अंदर देखने को मिली, और वो चीजें कैसे हम लोग संकट के समय में त्वरित निर्णय लेकर के बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के संवाहक बन सकते हैं, कैसे समयबद्ध ढंग से बनाई गई कोई रणनीति एक बड़ी आबादी को सुरक्षा कवच दे सकती है, और कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। एक नहीं, दो वैक्सीन भारत में, यानी मात्र 9 महीने, कोरोना की आहट के 9वें महीने प्रदेश देश के अंदर वैक्सीन आ चुके थे, और दोनों वैक्सीन सफलतापूर्वक देश के अंदर वर्तमान में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जिस गति से चल रहा है, आने वाले समय में देश की एक बड़ी आबादी को यह एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएगा। लेकिन अनुमान करिए, जब हमारे पास मार्च 2020 में कोविड का पहला मामला आया था, कानपुर में इटली के व्यापारी आए थे और उनके माध्यम से संक्रमण यहां फैला था, और इसके बाद एक आशंका जन्म लेने लग गया, क्या होगा, क्योंकि तब हमारे पास सैंपल टेस्टिंग की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं थी। उसके अगले ही दिन नोएडा में भी कुछ मामले आ गए, और फिर क्या होगा, हम लोगों ने सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद उन्हें NIV पुणे हमें भेजना पड़ा था। NIV पुणे से पॉजिटिव की पुष्टि होने के साथ ही हमें अब इनका उपचार कैसे हो, क्योंकि तब होम आइसोलेशन की कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो हमें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें भेजना पड़ा था। लेकिन भारत सरकार के सहयोग से समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने भी जो हमें सहयोग किया, आज हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित कर चुके हैं। 4 लाख टेस्ट कोविड के प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। देश के अंदर टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, यानी हम लोगों ने लगभग अब तक 6.5 करोड़ से अधिक लोगों के टेस्ट संपन्न किए हैं। बेड्स हमारे पास प्रारंभ में नहीं थे, और जब प्रारंभ में प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कितने ऐसे जनपद होंगे जिसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं है,
तो प्रदेश में हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने आईसीयू बेड दिए हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी पूरी करते हुए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं। आपने देखा होगा सेकेंड वेव के दौरान जब दिल्ली के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी हो गई थी, तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये सभी जनपदों में एक बड़ी संख्या में दिल्ली से जुड़े हुए पेशेंट अपना उपचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार यहां से कुछ लोगों ने कहा कि मैंने कहा भी नहीं, आपके पास बेड उपलब्ध है तो हर एक व्यक्ति को उपचार उपलब्ध करवाइए। और उपचार उपलब्ध कराना ये एक मानवीय सेवा है, एक ईश्वरीय सेवा है। उस व्यक्ति को कष्ट जरूर है, लेकिन ये अपना सौभाग्य मानिए कि इसी बहाने आपको ईश्वर एक अवसर दे रहा है सेवा करने का। मित्रों, हम लोगों ने इस दौरान अपने कई साथियों को खोया है, अलग अलग सेक्टर के। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें नौकरशाह भी हैं, उसमें समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियां भी हैं, और उसमें हमारे मीडिया से जुड़े हुए भी विभिन्न तबके से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर, पत्रकार, बहुत सारी जगह संपादक, सह संपादक, अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए बंधुगण भी इसकी चपेट में आए। उन सभी शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनके प्रति संवेदना के साथ सरकार का एक संबल जब खड़ा होता है, समाज उनके साथ जब खड़ा होता है, ये सच है कि हम जो दिवंगत हुए हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी कमी की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन समाज का सपोर्ट उनके लिए एक संबल होता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, चुनौतियों से जूझने के लिए एक प्रेरणा होती है। और उस संबल के रूप में समाज को खड़ा होना होगा, पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। और इसीलिए सरकार ने समय समय पे अलग अलग कार्यक्रम और घोषणाएं भी की। जैसे जो बच्चे अनाथ हो गए थे इस दौरान, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खोया है, लगभग 200 के आसपास ऐसे बच्चे थे, उन बच्चों की व्यवस्था, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था। जिन बच्चों ने अपने किसी एक लीगल गार्जियन को खोया है कोरोना के दौरान भी, चाहे वह कोविड हो, नॉन कोविड हो, उन सब के लिए भी सरकार ने एक व्यवस्था प्रारंभ की। और उन सभी लोगों को सहयोग देने के साथ साथ उनकी आगे की व्यवस्था भी सरकार निभा रही है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी सरकार एक नई योजना के साथ आ रही है। और आज यहाँ पर पत्रकार मित्रों के साथ इस दौरान जिस प्रकार की चीजें घटित हुई, सामान्य जीवन में हम लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे। मीडिया का काम है समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार का ध्यान ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करना। और कार्य मीडिया अपने तरीके से, अपनी भाषा में अपनी अनुरूप करती है। मैं आभारी हूं माननीय रजत शर्मा जी का कि आज उन्होंने अपना समय दिया है और मीडिया से जुड़ी हुई उन समस्याओं के बारे में निरंतर उनका सहयोग सरकार को प्राप्त होता है, उनके सुझाव प्राप्त होते रहते हैं कि सरकार को इन सभी संस्थाओं के प्रति किस तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए, बिना किसी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए, अगर हम संवाद के माध्यम से इन समस्याओं के प्रति समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे तो वास्तव में उसका लाभ समाज के एक अंतिम व्यक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्राप्त होने वाला है, जो एक बहुत
तन्मयता के साथ देखता है, क्या क्या कोई मेरे लिए भी सोच रहा है। और वह मीडिया भी उसी मीडिया का भी लक्ष्य वही है। हम अपने अपने अलग अलग पक्ष में जब कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं समाज, कहीं न कहीं राष्ट्र हमारे इस ध्येय का हिस्सा होता है और उस अभियान का हिस्सा होता है। और स्वयं सामान्य श्री रजत शर्मा जी ने मीडिया के सामने अपने कुछ मानक और कुछ आदर्श भी गढ़े हैं। वैक्सीनेशन के बाद जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि हम लोगों ने अनाथ बच्चों के बारे में कार्यक्रम संपन्न किए हैं, हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने अलग अलग तबके के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मीडिया के लिए क्या हुआ? तो मेरे सामने वही चर्चा, मैंने कहा भी हम मीडिया से एक संवाद बनाएंगे, पता नहीं मीडिया का रिस्पांस क्या होता है। एक, क्या इसके बारे में हम लोग चर्चा करें? तब मेरे सामने नाम आया, मैंने कहा भी हम लोग सम्मानीय श्री रजत शर्मा जी से संवाद बनाएंगे, उनसे एक बार पूछेंगे क्या इसमें हो सकता है। उन्होंने कहा देखिए ये संकट का समय है और इस समय हमें खड़ा होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी अन्य मतभेदों से ऊपर उठ करके। यह समय खड़ा होने का है। और फिर समय तय हुआ, आज उन्होंने अपना समय दिया यहां पर, आज वे यहां पर उपस्थित, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए हृदय से उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। और मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में हमेशा रहेगी। बहुत सारी स्कीम है जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने में और प्रत्येक तबके के नागरिकों को संबल प्रदान करने में सहभागी बनेंगे। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माओं को अपनी सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद राशि दी जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवा दी। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार सीएम नीतीश